नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चीन और ताइवान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, उस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ उन दो क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीति को मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसकी कई परतें खोलते हैं। मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर आज की सैन्य हलचल तक। और इसमें जो बड़ी शक्तियां शामिल हैं जैसे अमेरिका, उनकी भूमिका क्या है और सबसे ज़रूरी इसका आर्थिक असर क्या हो सकता है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा लक्ष्य साफ है, ये समझना कि आखिर ये तनाव दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है, इसमें कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं और उनके दांव पर क्या लगा है। सही कहा। ये सिर्फ हेडलाइंस की बात नहीं है, ये वैश्विक शांति से जुड़ा है, अमेरिका चीन के रिश्तों से जुड़ा है और हाँ, हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। साल था 1949। हाँ, जब चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ, कहानी एक तरह से दो हिस्सों में बट गई। मुख्य भूमि चीन पर माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब पीआरसी की स्थापना की। और जो दूसरी पार्टी थी राष्ट्रवादी पार्टी कोमिंतांग, वो चियांग काई शेक के नेतृत्व में हारकर ताइवान द्वीप पर चली गई। और वहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आरओसी को जारी रखा। बिल्कुल, और तभी से बीजिंग मतलब पीआरसी ताइवान को अपना ही एक अलग हुआ हिस्सा मानता है। वो इसे वन चाइना प्रिंसिपल कहते हैं। और उनका लक्ष्य है इसे वापस मुख्य भूमि से मिलाना, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। हाँ, जबकि ताइवान जो अब एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वो खुद को आरओसी के नाम से एक अलग संप्रभु इकाई मानता है। उनकी अपनी सरकार है, सेना है, विदेश नीति है। भले ही दुनिया के बहुत कम देशों ने उसे औपचारिक रूप से मान्यता दी हो। यहीं से मतलब असली तनाव की जड़ शुरू होती है। और हाल के सालों में ये तनाव सिर्फ बातों तक नहीं रहा है, एक्शन में दिख रहा है। स्रोत बताते हैं कि चीन की सेना पीएलए ने ताइवान के आसपास अपनी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। अच्छा, किस तरह की गतिविधियां? जैसे उनके लड़ाकू विमान, उनके नौसैनिक जहाज, वो बार बार ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार कर रहे हैं। ये रेखा पहले एक तरह की अनौपचारिक सीमा मानी जाती थी। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि वो बड़े पैमाने पर हमले का अभ्यास भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। जाहिर है ताइवान भी चुप नहीं बैठा है। वो भी अपनी रक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहे हैं, नई मिसाइलें तैनात कर रहे हैं, अपनी रिजर्व फोर्स को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अमेरिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ना, खासकर वो 1969 का ताइवान रिलेशंस एक्ट। सही कहा। वो एक्ट अमेरिका को कानूनी तौर पर ताइवान की आत्मरक्षा के लिए हथियार देने के लिए बाध्य करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ये साफ नहीं करता कि अगर चीन हमला करता है तो क्या वो सीधे अपनी सेना भेजेगा। इसी को स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी या रणनीतिक अस्पष्टता कहते हैं। इसका मकसद दोहरा है, चीन को हमले से रोकना और ताइवान को भी एक तरफा आजादी की घोषणा करने से रोकना। पर सवाल ये है कि क्या ये अस्पष्टता वाली नीति आज भी उतनी ही कारगर है, खासकर जब चीन की सैन्य ताकत और उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर विशेषज्ञ भी बटे हुए हैं, जैसा हमारे स्रोतों में भी दिखता है। और ये चिंता सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों भी इस पे कड़ी नजर रखे हुए हैं। हाँ, ये देश क्वाड समूहों का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा में इनका साझा हित है। जापान के लिए तो ताइवान की सुरक्षा सीधे सीधे उसकी अपनी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो ही सैन्य और राजनीतिक बातें, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, इसका एक और बहुत बड़ा पहलू है अर्थव्यवस्था। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात है। दुनिया की लगभग 90% सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स वो ताइवान में बनती हैं। खासकर टीएसएमसी, है ना, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बिल्कुल। एक स्रोत का तो अनुमान है कि अगर किसी झगड़े की वजह से टीएसएमसी का प्रोडक्शन सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए भी रुक जाए, तो सोचिए क्या होगा। क्या होगा? खरबों डॉलर का नुकसान पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, गाड़ियां, मेडिकल उपकरण, यहाँ तक कि आजकल के हथियार भी, सब कुछ इन चिप्स पर निर्भर है। सब ठप पड़ सकता है। ये निर्भरता तो वाकई चौंकाने वाली है। और 2024 में जो ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव हुए, उसके नतीजों ने स्थिति को और भी नाजुक बना दिया है। हाँ, क्योंकि जो नई सरकार आई है उसका रुख बीजिंग के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्रता समर्थक माना जाता है। इससे चीन की नाराजगी और बढ़ी है। और चीन लगातार कूटनीतिक दबाव भी डाल रहा है।
ताइवान के जो गिने चुने औपचारिक साथी देश हैं उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, मतलब कई मोर्चों पर दबाव बनाने की रणनीति। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 1949 के गृह युद्ध से जो स्थिति पैदा हुई वो आज एक बहुत ही विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है। बिल्कुल, एक तरफ चीन का दावा है, दूसरी तरफ ताइवान की अपनी पहचान मजबूत हो रही है, सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, अमेरिका की भूमिका जटिल है और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी उस पर निर्भर है। ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। और जैसा हमने देखा, इसका महत्व सिर्फ सैन्य या राजनीतिक नहीं है, TSMC की वजह से इसका गहरा आर्थिक और रणनीतिक वजन है। इसीलिए ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता मुझे लगता है 2025 और आने वाले कई सालों तक दुनिया के लिए एक केंद्रीय चिंता का विषय बनी रहेगी। सही बात है। अच्छा, एक और पहलू है जिस पर शायद हमें भविष्य में और ध्यान देना होगा, सैन्य तैयारियों और कूटनीति से हटकर। क्या है? कुछ स्रोत इसका जिक्र करते हैं साइबर हमले और सूचना युद्ध। क्या अगला टकराव पारंपरिक हथियारों से लड़ा जाएगा या डिजिटल दुनिया में, या फिर दोनों का मिश्रण होगा? ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में संघर्ष का चेहरा कैसा हो सकता है। ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे और बात करने की जरूरत होगी।